हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। अग्रसर कन्या महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं महेंद्र सिंह बीएससी थर्ड ईयर में सब्जेक्ट मैथ को कवर कराने के लिए जा रहा हूँ और ये आज मैं कवर करूँगा सेकंड पेपर, जो कि सेकंड पेपर बनता है आपका। एक तो मैथमेटिकल स्टैटिक्स है, जो कि आपकी एक बुक होती है और इसको गणितीय सांख्यिकी भी कहते हैं इसे। और इसमें यूनिट आती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और सेकंड बुक बनती है आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग, रेखिक समस्याएं। ठीक है, जब दूसरी बुक में आपकी यूनिट कवर होती है आपकी चौथी और पांचवी। आज हम फर्स्ट बुक को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट यूनिट बनती है बेटा आपकी आघूर्ण मूवमेंट से बनती है। देखिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपने लोअर क्लासेस में सांख्यिकी का खूब अच्छी तरह से अध्ययन किया है। सांख्यिकी में आप क्या क्या चीज़ें देखते थे, तो मैं एक बार और तुम्हें अवगत करा देता हूँ ताकि थोड़ा सा याद हो जाए, क्योंकि सांख्यिकी का जो हमने लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है उसी का यहाँ पर टचमेंट है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा पहले का मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले ये जो सांख्यिकी है आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी थी। सांख्यिकी में सबसे पहले क्या दिए जाते हैं? आंकड़े दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? आंकड़े दिए जाते हैं, डाटा। ठीक है, और वो आंकड़े जो दिए जाते हैं उन आंकड़ों के हिसाब से क्या बनाया जाता है? टेबल बनाई जाती है। और टेबल से हमें क्या निकालने पड़ते हैं? ग्राफ। क्या निकालना पड़ता है? ग्राफ निकालते हैं, फिर उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है। तो देखिए, वो आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, सबसे पहला होता है इंडिविजुअल सीरीज। ये ऐसे आंकड़े होते हैं, इंडिविजुअल सीरीज वो सीरीज होती है इनमें केवल पद ही पद दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? पद ही पद दिए जाते हैं। और पद ही पद दिए जाते हैं तो उनको किस तरह से शो किया जाता है? xi से शो किया जाता है, जो कि हम x1, x2, x3 और डॉट डॉट xn कुछ भी आपके पद हो सकते हैं। ठीक है, ये आ रहा है इंडिविजुअल सीरीज में। दूसरा होता है कि अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये वो डाटा होते हैं जो कि एक पद भी दिए जाते हैं और उन पदों की बारंबारता भी होती है। इसमें क्या दिए जाते हैं? पद दिए जाते हैं। तो x1, x2, x3 और xn ये पद दिए जाए। समस्या जितनी भी हो उतने इसमें से पद सिलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, फिर आता है बारंबारता को f से रोटेट करते हैं। और बारंबारता यानी प्रथम पद की बारंबारता कितनी है? f1 है। इसी तरह से दूसरी पद की कितनी है? f2 है। और ऐसे ही तीसरे की कितनी है? f3 है। और इस तरह से समस्याओं को व्यवस्थित किया जाता है। किसके रूप में? बारंबारता के रूप में। एक और आता है तीसरे तरह का, क्या होता है इसमें? वो होता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या दिया जाता है बेटा? इसमें वर्ग अंतराल और बारंबारता दी जाती है। इसमें वर्ग अंतराल दिया जाता है, इसको हम CI बोलते हैं। और एक होती है इसमें बारंबारता। ठीक है, बारंबारता दी जाती है f1, f2, f3। जब इसमें क्लास इंटरवल होता है, यानी वर्ग अंतराल जो है आपका क्लास इंटरवल कहलाता है। और क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल से पद कैसे निकालते हैं? देखो, पद निकालेंगे आप, पद xi यानी निम्न सीमा
निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, सीमा बटे 2 के हिसाब से निकालते हैं और इस तरह से हम उस टेबल को कंप्लीट करते हैं। एक टेबल कंप्लीट हो जाती है तो फिर इसके बाद किसका अध्ययन करते हैं? ध्यान करिए, एक तो माध्य है, माध्य का करते थे, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो सांख्यिकी होती है इसमें आंकड़े दिए जाते हैं और आंकड़े जो डाटा है और उससे क्या बनाया जाता है? टेबल बनाया जाता है और फिर टेबल से क्या बनाया जाता है? ग्राफ तैयार किया जाता है। और वो आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? एक तो इंडिविजुअल सीरीज बनती है जो कि इसमें पद ही पद दिए जाते हैं और xi, x1, x2, x3, xn कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर आता है दूसरे नंबर पर दूसरे आंकड़े दिए जाते हैं, वो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी उनको किसमें व्यवस्थित किया जाता है? अनग्रुप्ड हो, यानी पद ही पद दिए हो और पदों की बारंबारता दे रखी हो, तो ये इसके अंतर्गत आता है, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है, ठीक है बेटा। आगे आता है हमारा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? वर्ग अंतराल आता है, वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल कहते हैं और क्लास इंटरवल की सहायता से हम पद कैसे ज्ञात करते हैं कि पद बराबर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा को दोनों को जोड़ दो और उसमें 2 से भाग दे दीजिए तो वो उसके पद निकल आएंगे। अब उन पदों की जो बारंबारता है वो आपकी कौन सी है? fi, यानी f1, f2, f3 और fn कुछ भी हो सकती है, ठीक है। फिर इसके बाद हम ज्ञात करते थे बेटा, इसके बाद ज्ञात करते थे माध्य, बहुलक, माध्यिका, मान विचलन, प्रसरण। तो क्या ज्ञात करते थे इसमें? एक तो माध्य ज्ञात करते थे, माध्य का संकेत क्या होता है? x बार होता है, जिसको क्या कहते हैं? इसको मीन बोलते हैं, इसको मीन। अब दूसरा क्या है इसमें? यानी बहुलक, बहुलक यानी इसका जो संकेत है वो m0 से m0 से कहते हैं, m2 से रोटेट करते हैं m0 और इसको कहते हैं मोड, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं? तीसरा होता है माध्यिका, माध्यिका और इसका सिंबल होता है me और इसको कहते हैं मीडियन, राइट? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो देखो ये माध्य, माध्य जब किसी प्रश्न के अंदर पद ही पद दिए जाए तो क्या होता है हमारा कि x बार इक्वल टू क्या? सिग्मा, सिग्मा x बटे n, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है, ठीक है। जब कौन सी होती है? इंडिविजुअल सीरीज दी जाती है। फिर यदि इसमें अनग्रुप्ड के लिए क्या होगा कि एक तो हमारा सिग्मा fi अपॉन n, यानी f और x का आप मल्टीप्लाई की टेबल बनाइए और इसको टेबल बनाने के बाद उसका सम करो तो सम i × n जितने भी हो और उसके n क्या है? बारंबारता का योग और बारंबारता का योग सिग्मा i × n fi, जो कि आपका आगे यूज होगा, ध्यान से देखिएगा इसे, ठीक है। x बार। फिर एक और विधि होती थी कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात कीजिए, तो x बार और a प्लस यानी सिग्मा i × n fi xi अपॉन कितना हो गया? a के बराबर होता था, ठीक है। तो ये कल्पित माध्य विधि है जो कि हम अपनी सुविधा के अनुसार उस पद को यानी उस पद को हम चुन लिया करते थे, उस बिंदु को, उस बिंदु के प्रति हम क्या निकालते हैं? माध्य निकाल रहे हैं। एक और होता था, सॉरी ये di आएगा बेटा, di आएगा क्योंकि a सिलेक्ट कर लिया आपने और xi माइनस a बराबर किसके बराबर होता है? di के बराबर था। इसी तरह से एक और होता था स्टेप डेविएशन मेथड, यानी छोटा मेथड, तो a प्लस सिग्मा i × n और fi और ये ui अपॉन n × h, ये सर, और ui के बराबर होता था आपका क्या कि xi माइनस a अपॉन h के बराबर है, ठीक है। ये आपका यूज होगा बेटा, इसलिए मैंने अभी आपको बता दिया। ऐसे ही जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, मोड कैसे निकालते हैं? मोड अच्छी तरह से निकालते हैं कि जब किसी प्रश्न के अंदर पद ही पद दिए जाए तो उसमें सबसे पहले देखा जाता है कि उन पदों के यानी किसने ज़्यादा स्थान ग्रहण किया है, जो पद सबसे ज़्यादा स्थान ग्रहण करेगा वही उसका क्या होगा? बहुलक होगा। और अनग्रुप्ड डाटा में क्या होता है? अनग्रुप्ड दिया जाए
तो उसमें पद दिया जाएगा और बारंबारता दी जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि बारंबारता में ये देखेंगे कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी है और उसके सामने का पद ही क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। इसी तरह से माध्यिका बहुलक कहलाता है। और इसी तरह से आप जब देखेंगे कि जो वर्गांतराल और बारंबारता दी है तो क्या होता है, वर्गांतराल दिया तो एम टी बराबर ये हो जाएगा आपका एन प्लस यानी एफ माइनस एफ F0 F1 और 2F0 F1 और माइनस F2 और ये हो जाएगा इनटू F के बराबर। ये इससे क्या निकालते थे, इससे क्या निकालते हैं, बहुलक ज्ञात करते थे। क्या ज्ञात करते, बहुलक ज्ञात करते, बहुलक ज्ञात करते। इसी तरह से माध्यिका ज्ञात करेंगे तो माध्यिका ज्ञात करने के भी मैं नियम बता देता हूँ कि सबसे पहले आपका पद ही पद दिया जाए तो क्या करते हैं, उसको सबसे पहले उसको श्रेणी क्रम में अरेंज कर दीजिए, यानी उसको क्रम से लगा दीजिए और क्रम से लगाने के बाद श्रेणी क्रम में यानी छोटे से बड़े की तरफ अरेंज कर दो। और उसके बाद ये देखो कि पदों की संख्या कितनी है। अगर पदों की संख्या विषम है तो विषम होती है तो क्या होगा कि एन ई, ये मैं इंडिविजुअल सीरीज के लिए बता रहा हूँ कि एन प्लस 1/2 टर्म यानी एन और प्लस 1 कर दिए, 2 का भाग दे दीजिए और जो टर्म आए तो उसका देख देख काउंट कर लीजिए 1 से। जैसे 5 आ गया तो 5वां पद उसकी माध्यिका होगी, 6 आ गया तो 6 उसकी माध्यिका होगी। इसी तरह से जब किसी प्रश्न में पद और बारंबारता दे रखी हो अनग्रुप्ड डाटा के लिए, तो अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उस पे आप माध्यिका कैसे निकालेंगे, माध्यिका कैसे, सबसे पहले यानी बारंबारता की सहायता से संचयी बारंबारता बनाते हैं, जो कि क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम, जब मैं सारी चीजें बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा बेटा, ठीक है। फिर उसको हम देखते हैं कि इसमें से जब हम संचयी बारंबारता की सहायता से संचयी बारंबारता तैयार करें और उसमें ये देखें और n का n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 करके देखें, n प्लस डिवाइडेड बाई 2 जो कि वैल्यू जो आएगी और उस संचयी बारंबारता में देखेंगे उसके सामने वाला पद होगा वो माध्यिका का होगा, ठीक है। इसी तरह से एक और आता है कि ग्रुप्ड डाटा यानी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आता है। जब ग्रुप यानी आपका वर्गांतराल और क्या दे रखा हो, बारंबारता दे रखी हो, तो आप क्या निकालेंगे, मीडियन कैसे निकालेंगे कि n प्लस n/2 माइनस c अपॉन f इंटू h के बराबर, इस तरह से निकालेंगे। और h होती है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी उसका अंतराल निकालेंगे कि कितने का अंतराल है, 10 का अंतराल है 10 लिखेंगे, 5 का अंतराल है 5 का, जैसी समस्या आएगी, ठीक है। तो इसके बाद चलते बेटा इनका उपयोग मैंने थोड़ा सा बता दिया है और इसका ज्यादातर उपयोग होगा मोमेंट में वो इसका होगा x बार का और एक बिंदु के पर है, ठीक है। और एक आता है जो कि माध्य है, यानी ये सिंबल है माध्य है, और एक ये बिंदु है, इसका बहुत ही उपयोग है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपका मोमेंट यानी आघूर्ण क्या है, देखो बेटा अच्छी तरह से समझना बेटा कि आघूर्ण जो है बारंबारता बंटन में सांख्यिकी के विश्लेषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि आघूर्णों की सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, ये जो आघूर्ण है बेटा वो म्यू आर डैश से प्रदर्शित करती है, किसे करते हैं, म्यू आर डैश से, ये सिंबल हो गया आपका, ठीक है। तो म्यू आर डैश है तो किस किस का मान निकालते हैं, एक तो माध्य निकाल सकते हैं इसे x बार है जो कि मीन है, इसका मीन है। दूसरा है आपका देखो वर्ग माध्य मूल विचलन, इसका मान निकाल सकते हैं, इसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, क्या कहते हैं बेटा इसको, वर्ग माध्य मूल विचलन, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, और इसका संकेत होता है एस स्क्वायर, ठीक है, एस स्क्वायर से इसको डिनोटेट करते हैं, ठीक है। और ये जो निकालते हैं किसी बिंदु के ही प्रत्यय ज्ञात करते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे इसको। तीसरा है इसमें कौन सा है, प्रसरण या वेरिएंस, इसका जो संकेत है वो डेल स्क्वायर होता है, और इसका अगर वर्गमूल ले लें
तो मानक विचलन होता है, मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखिए आप पांचवा जो होता है कौन सा होगा, देखो ये मानक विचलन है और इसका जो संकेत होगा वो डेल के बराबर होगा, यानी प्रसरण का वर्गमूल ले लिया जाता है और वो किसमें चेंज हो जाता है, मानक विचलन में, ठीक है। अब छठवां आता है इसमें वैषम्य, वैषम्य, वैषम्य को कहते हैं क्या, स्क्यूनेस, स्क्यूनेस कहते हैं इसको, वैषम्य आता है, इसको हम पढ़ेंगे क्योंकि आपकी यूनिट को कवर करती है वैषम्य। छठवां पार्ट है इसका एक प्रसमानता, समानता, नॉर्मल, नॉर्मल, और ये सातवां है कपूरता, इसको कर्टोसिस बोलते हैं, कर्टोसिस बोलते हैं। इसका अध्ययन फर्स्ट यूनिट में करेंगे और ये आपकी थर्ड यूनिट बनती है, थर्ड यूनिट में इसका देखेंगे, ठीक है बेटा, आगे समझ में। तो अब देखिए इसका अध्ययन करते हैं। तो आघूर्णों की सहायता से जो मैंने इसके वर्ड लिखे इनका हम आसानी से मान ज्ञात कर सकते हैं। अब आघूर्ण क्या होता है, क्या किसी बारंबारता बंटन के चर xi यानी x1 x2 x3, ये परिभाषा है इसकी परिभाषा, ठीक है, x है और इन पदों की संगत बारंबारता क्रम से क्या बेटा, क्रम से f1 यानी f1, इसकी तो f1 है, f2 f3 और fn है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसका कि किसी स्वच्छ बिंदु ए एकत्रक R1 यानी बंटन का R1 आघूर्ण निम्न प्रकार होगा, क्या होगा बेटा, देखिए किसी बिंदु के प्रति बंटन का R1 आघूर्ण क्या होगा, कि म्यू आर डैश बराबर 1/n सिग्मा i1 to n और fi और xi माइनस a होल टू दी पावर r के बराबर होगा, ठीक है, ये निकलता है आघूर्ण, ठीक है बेटा। अब इनके मान निकालते हैं। आघूर्ण आपकी यूनिट में दे रखा है कि आघूर्ण 1 से 4 तक के मान ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या है कि यदि r बराबर 1 2 3 3 4 0 भी आप कर सकते हैं यार, वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ निकाल रहा हूँ कि यदि r बराबर 0 हो, तो म्यू 0 डैश बराबर कितना होगा, 1/n सिग्मा i1 to n, राइट, और ये कितना होगा fi और xi माइनस a होल टू दी पावर 0 हो गया। अब xi माइनस a होल टू दी पावर 0 है तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 1 के इक्वल, और देखो ये किसके इक्वल हो गई है, यानी बारंबारता का योग किसके बराबर है, बारंबारता का योग, तो इस n के बराबर होगा। तो देखते हैं इसका कि म्यू 0 डैश बराबर 1/n आएगा और इनटू ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, एक n के बराबर होगी, और देखिए इसकी वैल्यू i xi माइनस a होल टू दी पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 के इक्वल हो गई, तो 1 हो गया, इसको हटा दीजिए तो 1 के इक्वल हो गया। तो आप सीख गए ना कि यानी म्यू 0 डैश यानी आघूर्ण, केवल आघूर्ण शब्द यूज
यूज करना है, क्योंकि आगुण आपके दूसरे भी होते हैं। कौन से? केंद्रीय आगुण होता है, वो म्यू आर से रोटेट किया जाता है। और यहाँ हम स्टडी कर रहे हैं किसकी? आगुण की। तो म्यू 0 का तो प्रथम आ गया। तो और देखिए ये प्रथम आ गया। ऐसे ही दूसरे का देखो, यदि r बराबर 1 हो तो r बराबर कितना हो? 1 हो तो म्यू1 डैश 1 अपॉन n सिग्मा i1 टू n f i और ये x i माइनस a होल टू दी पावर 1 के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये कितना आएगा कि म्यू1 डैश और 1 अपॉन n बने ना। अब देखो यहाँ देखिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 अपॉन n सिग्मा i1 टू n f i और x i, राइट। और अगला क्या आएगा? इसको मल्टीप्लाई करके माइनस 1 अपॉन n सिग्मा i1 टू n f i और ये हो जाएगा 1 के बराबर, राइट। देखो ये वैल्यू किसके बराबर हो गई? 1 के बराबर हो गई। क्यों हो गई? ये देखो मैंने पहले बताया था कि सिग्मा i1 टू n f i ये बारंबारता का योग है। तो बारंबारता का योग किसके बराबर होता है? कि सिग्मा i1 टू n और f i ये n के बराबर हो गया। तो देखिए म्यू1 डैश इक्वल टू कितना होगा? आगुण तो 1 अपॉन n और इसकी वैल्यू किसकी? सॉरी ये बार के बराबर हो गई, x बार माध्य के बराबर हो गई। और ये माइनस ये आपकी वैल्यू आ गई 1 अपॉन n और n इंटू a के बराबर, n से n कैंसिल, x बार माइनस a और ये किसके बराबर? d के बराबर। तो म्यू1 डैश है। ठीक है, ये यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अगला है R2 का निकालेंगे, यानी म्यू2 डैश निकालेंगे। तो म्यू2 डैश तो म्यू2 डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 अपॉन n सिग्मा i1 टू n f i और x i माइनस a होल स्क्वायर। ये है ना, मैंने क्या रखा है इसमें? r बराबर 2 रखा है। यदि r बराबर 2 हो, ठीक है बेटा, r बराबर 2 रखा है तो यही तो आएगा रिजल्ट। तो ये किसके बराबर है? वर्ग, ये s स्क्वायर के बराबर है। इसको हम क्या कहते हैं? वर्ग।